नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं एक ऐसे शख्स के जीवन परिचय के बारे में आज चर्चा करना चाहूँगा जो कि एक मुस्लिम विद्वान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो भारत की आज़ादी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। सबसे कम उम्र के वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की। मौलाना साहब का संबंध मध्य एशिया के अरब और फारस के परिवारों से था और वो बहुत ही विद्वान और उनमें जो नेतृत्व था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। बचपन से ही अबुल कलाम आज़ाद की नेतृत्व क्षमता जो है वो से लोग प्रभावित होने लगे। अगर मैं बात करूं, उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को हुई। यानी कि देश की आज़ादी के बाद वो शिक्षा मंत्री बने और उसके बाद जो है 1958 में उनका देहांत हुआ। वो एक भारतीय मुस्लिम विद्वान थे, एक कवि, लेखक, पत्रकार के रूप में उन्हें जो है जाना जाता है और वो भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी थे। भारत की आज़ादी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठाई। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन और पालन करते थे। वे खिलाफत आंदोलन में भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए, प्रेसिडेंट चुने गए और फिर पुनः 1940 से 45 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो अगर हम कलाम साहब की बात करें तो कलाम साहब का जो है देश की आज़ादी के बाद 1952 में रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से जो है सांसद चुने गए। और अगर उनके आप परिवार के संबंधों की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अफ़गान उलेमाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। वे उनकी माँ जो थी वो अरबी मूल की थी और पिता कहीं ना कहीं फारस परिवार से संबंध रहा है। तो यानी कि उनके जो पिता थे वो फारस से उनका संबंध था और जो माता का संबंध वो अरबी परिवार से, यानी कि अरब से वो आए हुए थे, जो बाबर के समय में जो है वो भारत आए थे। और 1857 में कलकत्ता छोड़कर जो है मतलब उनके जो परिवार के जो लोग थे वो कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए थे। वहाँ पर मोहम्मद खरुद्दीन की मुलाकात जो है, मतलब उनके जो एक तरह से जो उनके पिता थे मोहम्मद खरुद्दीन की मुलाकात जो है अपनी पत्नी से हुई थी। और जब भारत वो वापस लौटे 1890 में तो मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम मौलाना विद्वान के रूप में ख्याति मिल गई थी। इसी बीच जो है उन्हें अन्य विद्वानों के साथ उनका संपर्क बढ़ा और क्योंकि बचपन से ही, क्योंकि 1888 में जो जन्म हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का, तो बचपन से ही उनका जो परिवार था उसका कहीं ना कहीं जो रुचि रही, कहीं ना कहीं जो जुड़ाव रहा, वो अन्य विद्वानों से उनका जुड़ाव रहा। बचपन से ही उन्होंने इतिहास और गणित की शिक्षा प्राप्त की और वे अन्य मौलानाओं के संपर्क में भी आए। तो इसीलिए उनकी जो उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी जो है उन्होंने भाषाएं सीख ली थी। 13 साल की आयु में ही उनका विवाह जो है जुलेखा बेगम से हो गया था और वे सलाफी देवबंदी विचारधारा के करीब भी आ गए थे। बाद में वो अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ हो गए और धीरे धीरे उनमें जो है उन्होंने जो विरोध करना प्रकट किया वो गांधी जी के सिद्धांतों से कहीं ना कहीं उन रूबरू हुए और 1905 में बंगाल के विभाजन का भी उन्होंने विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को उन्होंने खारिज किया और 1923 में वो सबसे कम उम्र के जो है युवा अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसी बीच वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड के जो विरोधी नेताओं थे उनके संपर्क में आए और साथ में वो खिलाफत आंदोलन जो तुर्की से संबंधित था, वो तुर्की के उस्मानी साम्राज्य का जो पहले विश्व युद्ध में जो हारने पर जो उन पर हर्जाना लगाया था उसके विरोध में जो एक तरह से जो
खिलाफत आंदोलन हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव रहा मौलाना साहब का। आज़ादी के बाद मैंने आपको बताना चाहूँगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। तो अगर ये प्रश्न आने की कई बार संभावना रहती है, प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के, तो वो मौलाना यानी कि भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आप कह सकते हैं। तो ये प्रश्न कई बार आता है और कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये या जितने भी बच्चे इतिहास के जो छात्र हैं वो इसके विषय में पढ़ते भी हैं कई बार। तो आज़ादी के बाद उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई नेहरू जी की कैबिनेट में और 1952 में वो रामपुर से सांसद चुने गए। बाद में उनको जो है शिक्षा और संस्कृति के विकास करने के लिए कई संस्थानों से उनका जुड़ाव हुआ। संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी जो 53-54 के बीच जो जिनका जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो शुरुआत हुई, वो केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। बाद में उनके मरणोपरांत 1992 में मौलाना साहब को भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें इतिहास में सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, एक विद्वान, एक इतिहासकार, एक कवि, एक लेखक के रूप में भी जाना जाता है। और उनको हमेशा भारत के, क्योंकि जो एक तरह से विचारधारा थी, जो जिन्ना और नेहरू की जो विचारधारा थी, कहीं ना कहीं जो विचारधारा दो धड़ों में बट गई थी, वो हमेशा गांधी जी के करीब रहे। भारत से उनका जुड़ाव रहा। उनके जो मूल जो उनका अरबी और फारसी से कहीं ना कहीं जो जुड़ाव था, उसके बावजूद भी वो भारतीय इतिहास में एक भारतीय बनकर ही अमर हो गए। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात करी, उन्होंने हमेशा जो है उसके लिए उन्होंने कई लेख भी लिखे, कई पत्रिकाओं में उनके लेख छपे। तो मैं जो है आज मैंने जो जीवन परिचय दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को जानकारी मिलेगी और इससे कहीं ना कहीं आपको एक जो जानकारियाँ मैंने दी उसमें आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं जो है इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। अगले वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।